देखो वो वाला अप्रोच से एक और अप्रोच थोड़ा इजी और मिल रहा है। अगर चार्ज को यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे है, गलती से हमने इसको ले लिया था 2, तो शेप थोड़ा बिगड़ गया था। अब ध्यान से इसको समझो एक बार फिर से। ये नीचे वाला प्लेट है, ये चारों चार्ज एक स्क्वायर के अंदर है। ये कौन सा पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड है। तो स्क्वायर से बना हुआ एक पिरामिड है। पिरामिड के टॉप पे ये क्यू चार्ज है। इसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से इस पे लगेगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से इस पे लगेगा अवे, इसकी वजह से इस पे भी लगेगा अवे। तो नाम दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, ओरिजिन तो यहाँ पे मतलब ऐसे बीच में है, समझ में आ रहा है? तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस अगर मानना है तो वो तो 0 a होगा ना, समझ में आ रहा है? बाहर की जो वर्टाइसिस है वो सारी √2 है, पर अंदर का जो डिस्टेंस है अगर √2 a करूंगा तो ये अंदर का क्या आएगा? ओनली a आएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो a होता है, 0 - a 0, नहीं प्लस है, नीचे -a हो जाएगा। इस तरफ a 0 0, इस तरफ -a 0 0। इसको नहीं समझ में आया क्या हुआ? एक बार फिर से बताऊं। स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है? तो क्या भाई ये स्क्वायर है, यहाँ से उसके सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ a, बाकी सारा डिस्टेंस है √2a 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 √2a। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो भी √2a, ये भी √2a, ये भी √2a और ये भी √2a। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस √2a है, तो ये वाला क्या होगा? हमको ओरिजिन से वहां तक जाना है तो यही होगा। इसको ओरिजिन माना है, इस पॉइंट को। चार्ज के ऊपर ओरिजिन नहीं माना है हमने नीचे यहाँ पे ओरिजिन माना है। तो यहाँ से तो उसका डिस्टेंस a, यहाँ से भी a, यहाँ से भी a और यहाँ से भी a, पर अलग अलग डायरेक्शन में। अगर ये x एक्सिस को माना, ये y को माना, तो ये z होगी। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर ये z पॉइंट यहाँ पे है तो z एक्सिस पे जो पॉइंट है हमारा चार्ज की, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फिफ्थ चार्ज के कोऑर्डिनेट, वो a डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है? यहाँ से उसका डिस्टेंस a है, तो यहाँ से वो a पे है, तो फिफ्थ चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 a। कुछ समझ में नहीं है? देखो इधर ध्यान दो, हमने क्या किया? इसका टॉप व्यू लिया। इतना समझ में आया कि वी आर सीइंग दिस फ्रॉम द टॉप पॉइंट ऑफ व्यू। अब टॉप पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, वही डिस्टेंस ये बन जाएगा, वही ये बन जाएगा, सारे डिस्टेंस तो सेम ही होंगे। नीचे वाला डिस्टेंस, ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो √2a है। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? ओरिजिन से चार्ज का डिस्टेंस। हमको कोऑर्डिनेट चाहिए चार्ज के। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज कैसे मिलेगा? याद करो, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमने ऐसे सीखा है कि पहला चार्ज r1 वेक्टर पे, दूसरा चार्ज r2 वेक्टर पे। सिंपल। तो ये r1 कौन है? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है। r2 कौन है? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है। पर फोर्स बिटवीन द टू चार्ज की जब बात करते हैं तब r वेक्टर ढूंढते हैं, दैट इज r2 - r1। समझ में आ रहा है? वो डायरेक्ट जो मैं 0 √2a 0 लिखा था वो क्या होगा? 5 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो बचेगा। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वो है। हमें सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? ओरिजिन से हर एक चार्ज का डिस्टेंस चाहिए। तो ओरिजिन से एक चार्ज यहाँ पे है तो वो a डिस्टेंस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट हुए 0 0 a। यहाँ y एक्सिस पे होगा तो 0 a 0, यहाँ नीचे होगा तो 0 - a 0। वही कोऑर्डिनेट इस तरफ चले जाएंगे तो a 0 0 और यहाँ पे आ जाएंगे तो -a 0 0। समझ में आ रहा है? हाउ कोऑर्डिनेट्स आर मेड? अभी समझ में नहीं आया? इसको टॉप व्यू से देखा, उतना समझ में आया? तने समझ पड़ेगी ना पड़ी? मैंने पहले गलती से क्या कर दिया? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज निकाला। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ये डिस्टेंस, मैंने बोला वो तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज हुआ, पर हमको कौन चाहिए? r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर इंडिविजुअल चार्ज होते तो हमारे पास r1 r2 होता है, r2 में से r1 को निकालते हैं तब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज मिलते हैं। ये एक केस है, ऐसे बहुत सारे केस कंबाइंड है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो एक r1 वेक्टर
मतलब ये वाले चार्ज का 2 चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से हुआ ये वाला 0a0, और यहाँ पे जो चार्ज है उसका डिस्टेंस हुआ ओरिजिन से 0 0a। समझ में आया? अब मेरे पास r1 वेक्टर r2 वेक्टर है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये मिल जाएगा। ऐसे हर एक चार्ज के लिए हमें करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? नाउ वी विल अप्लाई फोर्स। तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, तो 5 ऑन ड्यू टू 1 निकालना है तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज, तो ये वर्टाइसिस पे है, ऐसा हो जाएगा। ए और ए, तो ये तो √2a ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज, यहाँ पे एक्स जेड एक्सिस पे ए और ये ए, दोनों का अगर पाइथागोरस करेंगे तो क्या बनेगा? √2a बनेगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज मतलब 5 और 1 के बीच का डिस्टेंस, 1 तो शायद इधर माना है हमने, तो 5 और 1 का बीच डिस्टेंस ऐसा होगा। तो सारे चार्जेस का डिस्टेंस कौन सा है? √2a। तो यहाँ पे आएगा √2a का क्यूब, और ऊपर r वेक्टर में कौन होगा? a। कैसे समझाता हूं, अब ध्यान से देखो। डिस्टेंस फ्रॉम 5 टू a, r5 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? r5 के कोऑर्डिनेट कौन से? 0 0a, माइनस करेंगे a0 0, तो r5 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? -a0a। समझ में आया ये क्या किया? r5 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर को माइनस किया। r5 वेक्टर ये होगा और r1 वेक्टर ये होगा, दोनों वेक्टर को माइनस करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर मिलेगा, वो हमने ये निकाला -a0a। समझ में आया सबको? अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? a कॉमन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा -i + k। ये फोर्स सबको समझ में आया? 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5th चार्ज ड्यू टू 1st चार्ज, k q2 q5 q1, और दोनों की वैल्यू q है इसलिए q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले? -a0a, तो -i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, ऐसा होगा। उसमें से a कॉमन निकाल लेंगे तो a कॉमन निकल जाएगा, -i + k कैप बचेगा। k q स्क्वायर r वेक्टर का r वेक्टर लिख दिया, नीचे डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज का क्यूब कर दिया। समझ में आ रहा है? सिंपल। अब क्या करेंगे? F5 फाइंड करेंगे, दूसरा फोर्स। तो सिंपल, अगेन k q स्क्वायर बाई √2a का क्यूब तो सेम, और ये भी ऐसा कैसा आएगा। और 5 के कोऑर्डिनेट्स -2 के कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या बचेगा? इस बार क्या बचेगा? 5 के कोऑर्डिनेट 0 0a और 2 के कोऑर्डिनेट 0a0, क्या बचेगा इस बार? फोर्स तो सेम आएगा। देखो यहां तक का पोर्शन सबका सेम होगा, सारे फोर्स का ये पोर्शन सेम होगा, खाली जो r वेक्टर है वही चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर 5 - 2 कराऊंगा, यहाँ पे 5 हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे 5th चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 0 - 0 0 आएगा, फिर 0 - a तो -a आएगा, a - 0 तो क्या आएगा? a। तो उसके बाद जो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये सब कुछ तो कॉमन, k q स्क्वायर a अपॉन √2a का क्यूब, बाजू में उसका वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? -j + k। समझ में आया क्या हो रहा है? ये है जैसे फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 4 5 निकालो, 3 और 4, फिर सबको ऐड करेंगे। वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द 5th चार्ज। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा होगा, इसकी वजह से इस पे लगा होगा, वो सारे फोर्स इंडिविजुअली हमने ढूंढे, फिर सबका सुपरपोजिशन कराएंगे, चारों फोर्स को ऐड कर देंगे। अरे समझ पड़ी? तो F5 on 3 बोल, तो क्या कॉमन आएगा इसमें? नंबर नहीं, मुद्रा। देखो इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने सीखा वेक्टर एडिशन ऐसा, वेक्टर फोर्स ऐसा सीखा, फिर 3D में पूरा क्यूब आ गया, तो देयर वाज 7 फोर्सेस इन्वॉल्व।
यहाँ पे कितने फोर्स है, 4 फोर्स इन्वॉल्व है। तो ये एक बार करते हैं तो इजी लगता है कि पहले ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, तो क्या r1 वेक्टर मतलब पहले चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से, r2 मतलब दूसरे चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से, फिर उन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करके डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज निकालते हैं। समझ में आ रहा है? ये Q1 Q2 ऐसे होगा। तो इधर ध्यान से समझो आप लोग। तो ये ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होगा तो 0 A 0, ओरिजिन से फिफ्थ चार्ज का डिस्टेंस होगा तो 0 0 A। तो ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ऐसा, A और 2A। तो A का अगर मैं रूट मतलब पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस ढूंढूंगा, ये हाइपोटेनियस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, तो वो मिल जाएगा √2A। असल में हाइपोटेनियस नहीं है, वो क्या फाइंड करते हैं हम, मॉड्यूलस बिटवीन द टू चार्जेस। तो आर वेक्टर का मॉड्यूलस, तो इसी का मॉड्यूलस अगर मैं निकालूंगा, कहाँ गया आर वेक्टर, चला भाई, हाँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा, ये मिला। तो इसी का अगर मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो √2A आएगा, और मॉड्यूलस का ही क्यूब करना होता है नीचे, बाजू में उसका वेक्टर लिखना होता है। तो ये हुआ वेक्टर उसका -i + 0j + k। तो उसमें से a कॉमन निकाल लिया, -i + k होगा, सिंपल। देखो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल भी देखा कल, तो आपके मॉड्यूल में भी सेम तरीके से अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, आपके पास अवेलेबल है अभी है। बराबर છે i कैप प्लस के पे F54 बराबर છે। अब सबको ऐड करोगे, इधर ध्यान दो, F53 का आंसर क्या आया, ये पूरा तो कॉमन आएगा सब में, KQ² A/√2A का क्यूब। कैसे कॉमन आएगा, इस फॉर्मूला से कंपेयर करो, KQ² बाजू में वेक्टर अपॉन वेक्टर के मॉड का क्यूब। तो वेक्टर का मॉड क्या आता है, हर बार √2A आता है। तो यहां से हमने निकाला A² + A² इन रूट, तो 2A² स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2A आएगा, सिंपल। तो मॉड्यूलस तो ऑलवेज √2A आने वाला है हर एक चार्ज के लिए, तो वो कॉमन हो जाएगा। ए वेक्टर वो भी हर बार A कॉमन निकल जाएगा, पर बाजू में i j के फॉर्म में कुछ बचेगा। यार ना बकवास कर रहा है यार, तो ना भान नहीं पड़ती। કાઢી મૂકીશ બહાર, કોઈ મગજમારી ના જોઈએ, કશું સાંભળવું નહીં, જેનો વાંક હોય જે બે જણો છે વજે બહાર નીકળશે, ચૂપ એટલે ચૂપ। એક તો બોલવું કંઈ છે નહીં, સપોર્ટ કંઈ કરવો નહીં, કારનો પૂછું છું 5 કયો ફોર્સ છે, આ એક જણ જવાબ જ ખાલી, ઇન્ટરેસ્ટ છે ખરો તને તો મહેનત કરું આટલી, બાકી ખાલી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીને નીકળી જાઉં, કશી મહેનત થાય નહીં મારે, મારું રિવાઇઝ થશે। खबर पड़े છે? यू हैव टू सपोर्ट। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 5-3 बोलो, तो ये बोल के क्या होगा, रिपीट करने से क्या होगा, अटेंटिव रहोगे, इधर ध्यान रहेगा, ये बकवास बाद में नहीं होगी बीच बीच में। थोड़ू बोलशो सन्नाट हो जाए, चुपचाप एकदम જોયા કરવાનો હોય બસ, કશી ખબર નહીં પડે, બોલવું પડશે। રિસાઇટિંગ ઇઝ ધ કી, કે ભાઈ આ વસ્તુ મગજમાં વધારે વધારે ઘૂસશે। कहूँ 5-3 बोलता बोलू पड़े कि KQ² A डिवाइड बाई √2A का क्यूब, वेर √2A कौन है, तो कि भाई एक मॉड्यूलस है, A कहाँ से आया, तो कि भाई इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब 5-3 में से डिस्टेंस बिटवीन द 5-3 क्या है, वेक्टर क्या है 5-3 का, i कैप + k कैप आएगा। कहाँ से आया, सब एक साथ चल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कहाँ से आया i कैप + k कैप। अब फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 क्या आएगा, तो कि भाई KQ² A/√2A का क्यूब तो वैसे ही लिख ही देना है, खाली वेक्टर का कंपैरिजन करना है कि 5 में से 4 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0 - A, तो -A मतलब -i, फिर 0 - 0 0 हो जाएगा, तो 0j कैप, A - 0 होगा तो क्या बचेगा, +k कैप। अब देखो F नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो कि भाई जो 4 फोर्सेस हमने फाइंड किए उसको ऐड करा दो, ऐड कराएंगे तो ये तो कॉमन ही है, तो सब में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, -i + k। देखो -i + k +i + k, इसका लिखेंगे तो -i + k
इसका लिखूंगा तो माइनस जे प्लस के। अब इसको सॉल्व करो, क्या बचता है? અહીંયા જે આવે છે કે આયા આવે છે? અહીંયા જે આવશે 5 3 માં જે આવશે કે माइनस आई बराबर है फर्स्ट फोर्स में आएगा माइनस आई माइनस के बराबर है, सेकंड फोर्स में आएगा माइनस जे प्लस के बराबर है। जे कैंसल आउट क्यों नहीं हो रहा है? 4k कैप चारों फोर्स का एडिशन करेंगे एफ नेट फाइंड करने के लिए। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू रूट 2a का क्यू, ऐसे सब कॉमन निकल गया। अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा वो ऐसा कुछ होगा। कौन से में आई कैप है? नहीं जे लखाएला बोल थी तो आई जे का क्या फरी वाला लगा बद्दू फरी लगा सब सारे फोर्स में से F51 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 करेंगे तो उसमें से के क्यू स्क्वायर ए अपॉन रूट 2 ए क्यूब तो बाहर आ गया। अंदर बचा माइनस आई कैप प्लस के कैप। फिर सेकंड फोर्स कहाँ पे है हमारा? ये रहा माइनस जे कैप प्लस के कैप। थर्ड फोर्स में प्लस आई कैप प्लस के कैप, तो बचा माइनस आई प्लस के। અહીંયા જે છે तो भी माइनस जे 2 माइनस जे कई भूल થઈ રહી છે આમાં જો તો के क्यू स्क्वायर बाई 2 रूट 2 ए स्क्वायर इंटू 4 के कैप। फाइव फोर में खाली जे के आवशे कदाच प्लस जे आवशे ने माइनस नहीं प्लस जे के आवशे बराबर। तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ अब जे जे कैंसल आई आई कैंसल बचा 4k कैप बराबर आई आंसर। देखो जिसको समझ में नहीं आया उसको समझा देता हूँ। 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 0 तो आई कैप तो गया, आएगा ही नहीं। 0 माइनस ए कैप माइनस ऑफ माइनस तो प्लस जे हो जाएगा। देखो 5 के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 a और 4 के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 माइनस ए 0 तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस ऑफ माइनस ए तो क्या बचेगा? a माइनस 0 तो क्या बचेगा? a। इसलिए क्या बचा? j प्लस के। लास्ट फोर्स में क्या बचेगा? j प्लस के। फिर क्या किया? जो पार्ट कॉमन था वो कॉमन निकाल लिया, अंदर जो बचा उसको सॉल्व किया तो 4k कैप बचेगा। फिर उसको इस रूट 2a में मिला दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? रूट 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? देखो के क्यू स्क्वायर ए इंटू 4k कैप डिवाइड बाई 2 रूट 2a का क्यूब हो जाएगा। एक एक ए को निकाल दो तो 4 स्क्वायर, इधर से इसको निकाल दो तो क्या बचा? इधर से इसको भी निकाल दो तो रूट 2। तो फाइनल आंसर आया रूट 2a नहीं रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के कैप। ये समझ में आया क्या किया? ये 4k था, ये रूट 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा और a का क्यूब है ऊपर एक a पड़ा है तो वो कैंसिल होके a स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे रूट 2 बचा ऊपर 2 बचा तो 2 का मतलब क्या होता है? 2 बार रूट 2 तो एक बार रूट 2 कट जाएगा, एक बार बच जाएगा तो रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के कैप। अब इसका आंसर इमेजिनेशन से कैसे कर सकते हैं वो सीख लेते हैं एक बार।
कि किसी भी 4 चार्जेस को ऐसे रखेंगे तो ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पे वो चार्ज है, नीचे ऐसा प्लेट है और ऐसे 4 ऐसे बना हुआ था हमारे पास। तो इस सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस बनेंगे वो ऐसे होंगे, देखो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस वाले के 2 कंपोनेंट बचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इस वाले के भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो सारे हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को मार देंगे, तो हर एक का एक एक के कंपोनेंट बचेगा, समझ में आ रहा है? तो हर एक का एक एक के कंपोनेंट ऐड होगा और लास्ट में 4 के कैप बनता है। तो शुरुआत में जो हमने मेथड करी थी उससे भी इसको सॉल्व करते हैं बाय इमेजिनेशन मेथड। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा पर एक बार घर जाकर ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। क्या डस्टर की व्यवस्था करने? कूलम्स लॉ इन मीडियम तो कल करा दिया था, मीडियम में जरूर नहीं। गुजकेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। चलो अब हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जब बोर्ड पे सीखा बोर्ड लेवल पे, तो हमने क्या सीखा कि एक चार्ज होता है, अगर कोई मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, दूसरा मैग्नेट या फिर कोई मेटल का पीस, मतलब सपोज ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है तो उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, अभी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, ठीक है, तो वो इतने रीजन के अंदर किसी मेटल को अट्रैक्ट करेगा या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो एग्जैक्टली इस रीजन के अंदर अगर कुछ आ गया तो वो अट्रैक्ट कर पाएगा, पर इससे थोड़ा सा भी बाहर होगा तो वो नहीं कर पाएगा। मतलब इफ़ वी वांट टू टेस्ट कि इसका जो ऑरा है वो कहाँ तक है, एक इनविजिबल स्ट्रक्चर इसके आसपास फॉर्म होता है, जितने एरिया में ही वो चार्ज अपना फोर्स लगा पाएगा। समझ में आ रहा है? चार्ज लगता है लाइन जॉइनिंग द 2 पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन उसके लगने का कितने पॉसिबिलिटी है, वो पूरा रीजन। समझ में आ रहा है? तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को हमने ऐसे समझा कि चार्ज अपने आसपास कोई ऐसा घेरा बनाता है, और वो घेरा कैसा होता है, तो कि स्फीयर के फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशनल स्फीयर के फॉर्म में। अगर एक टेस्ट चार्ज को यहाँ ला जाए Q0, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, टेंड्स टू 0 बट नॉट 0। मान लो कि टेस्ट चार्ज मैंने लिया 1 कूलम, तो क्या होगा, इसकी वजह से इसके ऊपर अवे फ्रॉम द चार्ज फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसके अंदर होगा कहीं भी पॉइंट पे तो लगने ही वाला है फोर्स, लेकिन इस पॉइंट से अगर बाहर चला गया तो फोर्स नहीं लगेगा। इतना हमको अंडरस्टैंड क्लियर है? तो अगर फोर्स को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो घेरा यहाँ पे बन रहा है, जो ऑरा है इस चार्ज का, उस ऑरा को कैसे, उस ऑरा का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस ऑरा को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या है, तो कि भाई फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज अपॉन द टेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा है? टेस्ट चार्ज को ही अपॉन में क्यों लिखा, बिकॉज तुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तो चाहिए नहीं, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू QE। अगर ये 1 कूलम मान ले तो फोर्स क्या बन जाएगा, ला बोलो ला, फोर्स क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दैट केस हमने जो भी आज तक फोर्स में पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, हमने स्क्वायर पे चार्जेस रखे थे, स्क्वायर के वर्टाइसिस के ऊपर ऐसे, इधर Q चार्ज, इधर Q, इधर Q, इधर Q। फिर हमने बोला कि सेंटर पे उसका फोर्स फाइंड करो, तो हमने उसके फोर्स को फाइंड करने का तरीका सीखा था। इसका आंसर क्या आता था, 0, बिकॉज इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, और सबका अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये 2 डायमेंशनल मेथड से हमने सब कुछ स्टार्ट किया था धीरे धीरे। अब ऐसे कंपोनेंट को हमने पढ़ लिया अच्छे से।
अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बना के पूछूं तो भाई ड्यू टू दिस 4 चार्ज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो जीरो ही होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स, कुछ करना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछे, जितने भी केस हमने आज तक किए 4 या 5 लेक्चर में, वो सारे केस के अंदर क्या पूछ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? जो क्यूब वाला क्वेश्चन था वही बन सकता है। फिर एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कराया था ऐसा कि एक लैम्बडा कूलम पर मीटर का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से कोई चार्ज के ऊपर फोर्स लगता होगा, तो वो फोर्स कैसे फाइंड करते थे हम? व्हाट वाज द मेथड? लैम्बडा कूलम पर मीटर, लैम्बडा कूलम पर मीटर, ये उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है किसी रॉड की। उस रॉड से किसी x डिस्टेंस पे कोई चार्ज है r d डिस्टेंस पे, ये हमने सॉल्व किया था। कैसे कराया था? व्हाट वाज द मेथड? वो सही है। हमें क्या याद रखना है कि भाई चार्ज से x पे जाके dx को तोड़ लो, फिर उसको टोटल चार्ज फोर्स को, मतलब ये छोटा फोर्स मिलेगा k dq q बाई आर स्क्वायर, फिर उस छोटे फोर्स को पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो वो इंटीग्रेशन वाला एसोसिएशन, फिर काइनेमेटिक्स में जो एसोसिएशन सीखा था हमने कि दो चार्ज के बीच में एक चार्ज रखेंगे तो वो ऑसिलेट करेगा। फिर एक वो वॉच वाला एक क्वेश्चन किया था कि अलग अलग, वो सेम क्वेश्चन इंटरनेट पे अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ नया करना नहीं है, सारे जो हमने सिस्टम कराए वो सारे सिस्टम इसमें पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑन द 1 कूलम चार्ज। तो अगर मुझे एक एसोसिएशन ध्यान से समझ लो कि इधर Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? एक 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रख दो और फोर्स फाइंड कर लो, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब जहां पर भी आपको पूछा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे 1 कूलम इमेजिन करके फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, जो आएगा वो आंसर। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था? वेक्टर फॉर्म में अभी अभी लिखा था इधर, कि क्यू स्क्वायर बाय आर वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर बनाना है तो क्या बनेगा? तो भाई फोर्स अपॉन चार्ज, तो क्या बनेगा? के क्यूब आर वेक्टर अपॉन मॉड आर का क्यूब। मतलब क्या करना है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने को बोला है वहां पे 1 कूलम को इमेजिन करके फोर्स फाइंड कर लो, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया? तो जितने भी सिस्टम हमने आज तक किए हैं, ये इंटीग्रेशन वाला सिस्टम, ये 2D सिस्टम या 3D सिस्टम या ये क्लॉक वाला सिस्टम, जितने भी सिस्टम हमने सॉल्व किए हैं वो सारे सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप कर पाओगे, अलग से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है? और क्या सेम है? तो भाई ये जो आर वेक्टर है उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? जब फोर्स नॉर्मल है ऐसा कि क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो गया? तो कि भाई मॉड्यूलस ऑफ द कूलम्स लॉ। इसमें हम चार्ज प्लस माइनस है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो चार्ज प्लस माइनस है तो उसको कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं? बिकॉज ये वेक्टर फॉर्म है तो करते हैं। करो ऊपर से, कैम करो ऊपर से। लास्ट टाइम सीक्वेंस हुआ वस्तु कि आर वेक्टर पे आपका Q1 चार्ज है, R2 वेक्टर पे आपका Q2 चार्ज है, तो ये अलोंग द चार्ज रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज माइनस हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, वेक्टर फॉर्म के अंदर चार्ज का जो साइन है उसको हम साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे, साइन को यूज करेंगे। और क्या करेंगे? तो कि भैया आर वेक्टर का जो हेड है वो कहाँ पे जाएगा? तो जिस पार्टिकल पे फोर्स फाइंड करना है उस पे, मैं स्टार्टिंग से एक चीज बोल रहा हूँ, इस पे फाइंड करना है तो इसको पकड़ लो अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आर वेक्टर का हेड कहाँ पे पड़ेगा? इसके ऊपर ऐसे पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिस पार्टिकल के ऊपर हम फाइंड करते हैं उसके ऊपर हेड पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ मतलब कहने की जरूरत नहीं है, आपको डीम टू अज्यूम होना चाहिए, पर कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हमको पता है तो क्या करना है, साइन कंसिडर करनी है किसके अंदर? वेक्टर फॉर्म के अंदर। जबकि जब हम ऐसी बात करते हैं मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, इसका मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ? चार्ज का भी मॉड्यूलस निकल जाएगा।
तो इसमें साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म जब हम करते हैं तो साइन का महत्व है। मैंने आपको बताया था बाजू में हम आर कैप लिखते हैं, वो आर कैप क्या है, एक्चुअली उसका एक वेक्टर है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, सिंपल। तो ये वाले सिस्टम जो हमने किए हुए हैं वो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा हमने सीखा हुआ है। मतलब ये सारा अपने लैंग्वेज में लिख दो कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन सिस्टम, put 1 coulomb charge at the point which we are finding the electric field. देखो हिंदी में बोल दो एक बार, जहां पे फोर्स निकालना है उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज, सॉरी जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखो और उसका फोर्स निकाल लो, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जे लैंग्वेज में समझ पड़े हमारे लखो कि જ્યાં फोर्स फाइंड करवा, જ્યાં इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवाने की रीच है, मतलब क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोलिए, तो यहाँ पे 1 कूलम रख दो और ये फॉर्मूला लगाओ। क्या बनेगा फॉर्मूला फोर्स का, के क्यू इंटू 1 अपॉन मोड आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? तो फोर्स हमने सीखा हुआ है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी हमको पता है, सिंपली करना कुछ नहीं है। फोर्स के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन किसके हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जस्ट बाय डूइंग। जिस पॉइंट पे पूछा था वहां पे 1 कूलम को इमेजिन कर लो, वहां पे हम क्यू को इमेजिन करते थे, उसकी जगह 1 को इमेजिन कर लो, तो सारे क्वेश्चन, जो क्लॉक वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन किसके बन जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब जो सिस्टम वहां पे हो चुके हैं उसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दिए हुए हैं मॉड्यूल के अंदर वो आप खुद से सॉल्व करना, जो नहीं होता है वो लेके आना, मैं करा दूंगा। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, हेडिंग लगाओ। अब ये जो सिस्टम में अभी हम ले रहे हैं वो सारे सिस्टम ऐसे हैं जो हमने फोर्स के लिए नहीं लिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे फिर भी। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चलो इधर ध्यान दो, मोस्टली सबको समझ में आ जाएगा क्या करना है। हमारी बुक में एनसीईआरटी में इसके फॉर्मूला डायरेक्टली दिए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो के लैम्बडा बाई डी ब्रैकेट में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 ऐसा कुछ फॉर्मूला है एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में लेफ्ट पेज पे ऊपर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, अगर एनसीईआरटी अवेलेबल है तो आप ओपन करके देख सकते हो, पर प्रूफ सीखने से थोड़ा फायदा होगा इसलिए प्रूफ कर रहे हैं। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो ऐसे सम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। अब क्या होगा, नहीं ध्यान आपको एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड के पोर्शन के अंदर ले तने विश्वास नहीं है मतलब बता
નથી લાગતું। गुजरात बोर्ड की बुक में है, इसमें नहीं है भाई। चल कोई बात नहीं, चल चल ये बकवास बंद, चल इधर ध्यान दो। टाइम आगे 15 मिनट है, इधर ध्यान दो। पूछा क्या है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। बहुत क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आ चुके हैं, कोई भी एग्जाम पकड़ के देख लेना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड बहुत बार आता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। अब यहाँ से हमको पूछा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसके ऊपर चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर, उसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, एक रॉड से फोर्स हमने फाइंड किया है, वो कैसे किया था? देखो क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है इधर? लगा बोलो तो मन खबर पड़े, समझ पड़े, इसका नहीं बोलता। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड से। एक रॉड है हमारे पास, उसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने देखा है कि जहाँ पे हमको फाइंड करनी है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो कि भाई सबसे पहले 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे इमेजिन करो, फिर उसके ऊपर से हम फोर्स फाइंड करेंगे तो फील्ड मिल जाएगी। लेकिन वो फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो एक पॉइंट चार्ज के लिए है। इसके पहले की कहानी जो थी लिखी थी वो किसके लिए थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सपोज ये वाई एक्सिस पे है, इधर ध्यान दो, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा वाई। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो कि भाई वाई डिस्टेंस पे जाके एक डी वाई टुकड़ा तोड़ लो, उस डी वाई टुकड़े के अंदर चार्ज क्या होगा? डी क्यू। समझ में आ रहा है क्या क्या इधर? या फिर और क्या कर सकते थे हम? तो भाई यहाँ से थीटा एंगल पे, थीटा एंगल को अज्यूम करो, उसके अंदर डी थीटा का एक सेगमेंट कंसीडर कर लो। तो किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 2 मेथड अवेलेबल थी। इसमें दोनों एक साथ करनी है, इसलिए करा रहा हूँ। શું बकवास चला? तो y पे जाके dy कंपोनेंट ले लो या फिर थीटा पे जाके d थीटा ले लो। चले तनिष निकल, चल निकल, मगज मारे ना जो निकल है, चल तू निकल ने बाहर निकल, चल। नहीं नहीं मजा आवती, चल निकल, निकल, टाइम वेस्ट થાય છે મારો, चल निकल। બધાને કાઢી મૂકીશ, કોઈને બી આવવા દો, એક જ છોકરાને। આવું બી નહીં બોલવાનું, ચૂપ એટલે ચૂપ, કોઈ મગજમારી જ ના જોઈએ। જે બોલવાનું છે એ બોલવું નહીં, બીજી બકવાસ કરવી જ ખાલી। કે નહીં ભણવું તમારા લોકોને તો ના પાડ દઉં, નહીં લેવા લેક્ચર, ચાલશે। क्या किया इधर? बहुत सारे फंडामेंटल्स एक साथ लगेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट छूट जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा। क्या किया था पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू आर वेक्टर अपॉन मोड आर का क्यू। इससे हम फाइंड कर सकते हैं, पर किसके लिए? फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तो भाई वाई पे जाके डी वाई कंसिडर करो या फिर थीटा पे जाके डी थीटा कंसिडर करो। तब अगर मैंने डी वाई लिया तो उसका लैम्बडा क्या होगा? डी क्यू बाई डी वाई। तो यहाँ से हमको डी क्यू क्या मिलेगा?
लेमड़ा dy। फिर क्या करना है, इसको साइड पे ले जाके देखो तो ऐसा कुछ हमारे पास बचा। ये y डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस, यहाँ पे आपका वो पॉइंट है जहाँ हम 1 कूलम को इमेजिन करेंगे। तो इस dq चार्ज की वजह से इसके ऊपर फील्ड कहाँ पे लगेगी, ऐसे लगेगी। इसको हमने इमेजिन किया है थीटा डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे थीटा शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या किया इधर? इतने पोर्शन को अलग से समझा। जितना मैंने dq चार्ज लिया हुआ था वो dq चार्ज को साइड पे ले गए तो ऐसा कुछ बचा। तब ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज निकालना है। यहाँ पे हमने कौन सा चार्ज अज्यूम किया है, 1 कूलम का। फॉर मेथड क्या है हमारी कि जहाँ पे फील्ड फाइंड करनी है वहाँ पे 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करो, फोर्स निकालो, जो मिलेगा वो फील्ड। सिंपल। तो वैसे ही ये फॉर्मूला बना हुआ है कि क्यू स्क्वायर में से दूसरा चार्ज तो 1 होगा, ये बन गई फील्ड। सिंपल। यही मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट चार्ज था नहीं तो उसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट किया ऐसे। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या होगा, DE, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। उस छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी रॉड से इंटीग्रेट करूँ तो टोटल आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये DE के कौन से कंपोनेंट होंगे? एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसे बोलेंगे DE कॉस, एक इस तरफ होगा जिसे बोलेंगे DE साइन। सिमिलरली जो चार्ज अगर इधर है उसकी वजह से भी ऐसा होगा, एक साइन एक कॉस। तो अब यहाँ पे हमको समझना क्या है, एक तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगा। अगर मुझे फोर्स चाहिए तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पता होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, वो भी चलेगा। पर अगर मैं ऐसा लिखूं तो किसी को कोई डाउट? d sec थीटा। बिल्कुल नहीं, कसूद नहीं। देखो एक ट्रायंगल सोचो। ट्रायंगल में ये एक एंगल है आपका, ये साइड y, ये साइड d, ये साइड मुझे चाहिए x। तो अगर मैं यहां से cos थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, एडजेसेंट अपॉन x। तो x क्या बन जाएगा, d बाई कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है। ये एक मेथड है जिसको आप कहीं पे लिख लेना। हमने अभी तक सीखा है वेक्टर के कंपोनेंट को निकालना, पर कंपोनेंट से वेक्टर पे जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या किया इधर? इस d का मुझे वेक्टर निकालना है। असल में ये वेक्टर होता है, इसके ये दो कंपोनेंट होते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। पर किसी एक कंपोनेंट से वेक्टर पे जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। क्लियर? ये क्यों किया समझा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होगी। अब डी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या बनेगा, के क्यू मतलब डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी मॉड एक्स का क्यूब इंटू आर वेक्टर या फिर एक्स वेक्टर। अब इधर ध्यान से हम समझे तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, वो क्या आएगा, डी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर थीटा, बराबर। पर कंडीशन सिचुएशन क्या होगी, वो थीटा को डी क्यू के वेरिएबल से, डी क्यू को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, लैम्बडा डी वाई करके। तो के लैम्बडा डी वाई करके उसको हटा सकते हैं। नीचे बचेगा डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स या फिर सेक्स स्क्वायर थीटा। तब थीटा बचेगा तो उसको क्यूब ला चल रहे। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वेरिएबल कौन सा है, वाई। थीटा को वाई के रिस्पेक्ट टू यू कैन नॉट इंटीग्रेट। के तो कांस्टेंट है, लैम्बडा भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है। आउ क्यूब था के लैम्बडा अपॉन डी क्यूब अपॉन सेक क्यूब थीटा। ये समझ में आया क्या किया। अब इधर कंडीशन क्या होगी, ये थीटा को हटाना पड़ेगा या फिर वाई को हटाना पड़ेगा।
हमने सीखा है इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट टू होता है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, तभी उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स ऐसा नहीं हो सकता है, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन सेम हो इसके लिए और क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए टेन थीटा का फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा, वाई बाई डी आएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। डी को इस तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा, वाई इज इक्वल टू डी टेन। अब इसका डिफरेंशिएशन लो तो क्या आएगा, डी वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा होगा। तो डी वाई की जगह उसको लिख देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी क्यूब सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक सेक चला जाएगा, एक एक डी चला जाएगा। हाँ, वेक्टर फॉर्म ज रवा दे आना, કારણ કે સેક ને કાઢવાનું છે નહીં તો નડશે। देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म को कंसीडर मत करो, वेक्टर फॉर्म क्या करो लई जाऊँ शांति, इधर ओनली सेक आएगा। एक्स का स्क्वायर होगा, ये पूरा एक्स है तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर है तो एक एक डी चला गया, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा, के लैम्डा बाई डी। वेक्टर फॉर्म हटाई दीधું, आ ले लीधું के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझाओ शांति। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, ये वाली, यहां से इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतनी लगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्यू कौन है हमारा, डी क्यू, तो डी क्यू लिखा, डी क्यू को हटाया लैम्डा डी वाई से, फिर डी वाई को हटाया। क्यों डी वाई को हटाया, बिकॉज यहाँ पे थीटा है, थीटा का इंटीग्रेशन डी वाई से नहीं होगा, तो डी वाई को कैसे हटाया, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी किया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा, और थीटा का डी थीटा, तो डी वाई को रिप्लेस किया, एक एक डी कैंसल, सेक स्क्वायर कैंसल, तो बचा के लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिली के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा, ऐसा हमको ये आंसर मिला। अब इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वर्टिकल, एक है ये वाला, एक ये और ये। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलना है, रॉड से परपेंडिकुलर तो ई परपेंडिकुलर, और रॉड के साथ पैरेलल वो होगा ई पैरेलल। समझ में आ रहा है क्या लिखा है इधर, ये ई परपेंडिकुलर किसके साथ है, तो क्या रॉड के साथ, और ई पैरेलल किसके साथ है, वो भी रॉड के साथ। अब ई परपेंडिकुलर का कंपाउंड कौन सा है, डी ई कॉस थीटा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा, फिर डी ई साइन थीटा। अब ये सब करके यहां तक तो हम पहुंच गए, पर व्हाट विल बी द लिमिट, लिमिट क्या होगी, ये सब समझ में आया कि फिर से एक बार बोलूं, कोई डाउट है किसी को? देखो इधर ध्यान दो, ये पहला एंगल है θ1, ये कवर करता है इतने पोर्शन को, ये एंगल है θ2, ये कवर करता है इतने पोर्शन को, पर ये इसको ऐसे बनाया मैंने ऐसे, तो ये माइनस θ2 हुआ और ये प्लस θ2 हुआ।
तो लिमिट क्या होगी इसकी, -θ2 से +θ1, -θ2 से +θ1। तो पूरी रॉड की वजह से परपेंडिकुलर टू द रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी और पैरेलल टू द रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड वो रहेगी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, फाइनल फॉर्मूला जो मिलेगा वही याद करना है, पर इसका डेरिवेशन अगर समझ में आता है तो आपको थोड़ा एक और एज मिलेगी इंटीग्रेशन के अंदर, कि इंटीग्रेशन ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? नीट वालों के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन का बहुत कम पोर्शन आपको आता है जो नॉर्मल फॉर्मूला से हो जाता है, पर ये सीखोगे तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग आपका खुलेगा मैथ्स के अंदर कि ये कैसे किया, डी सेक थीटा कहाँ से आया। समझ में आ रहा है सब कुछ? अब इसके साथ क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला है के लैम्बडा डी डी थीटा, तो उसको रखेंगे तो क्या बचेगा, के लैम्बडा डी तो बाहर आ जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कॉस थीटा फ्रॉम -θ2 टू θ1, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो गाड़ा तो बचा साइन थीटा था। साइन નું इंटीग्रेशन माइनस कॉस, बट कॉस નું इंटीग्रेशन ओनली साइन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन थीटा। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लगाओ, क्या आता है आंसर, के लैम्बडा बाई डी साइन θ1 माइनस साइन थीटा -2 हमको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या बचा, के लैम्बडा बाई 2 के लैम्बडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये किसका फॉर्मूला आया, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो इसमें θ1 θ2 कैसे लेते हैं उसके थोड़े अप्रोचेज हैं, वो सिखाऊंगा बाद में। खाली इसका डेरिवेशन खत्म करते हैं, ये परपेंडिकुलर वाला खत्म हो गया, पैरेलल वाला खत्म करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, के लैम्बडा बाई डी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ, -θ2 से θ1। अब लिमिट पुट करो, सुधारो भाई। ये समझ में आया क्या किया, माइनस कॉस में अपर लिमिट रखी तो माइनस कॉस θ1, ये इंटीग्रेशन का माइनस, उसके बाद वापस माइनस कॉस है तो माइनस कॉस, और उसका एंगल भी है -θ2 तो -θ2। अब कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं जेई के अंदर, उसमें क्या पूछते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसके बाद इनफाइनाइटली लॉन्ग आएगी, वो भी सीखेंगे। वो एकदम सिंपल है, इसी के डिफरेंशिएशन जो हमने सीखा है उसी में एंगल को चेंज करेंगे तो अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे। ये फॉर्मूला जो मिले वो कैसे अप्लाई करने, दैट विल बी डायरेक्टली अप्लाइड इन मेंस लेवल और ये नीट के लेवल पे, कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। इसमें सीखना क्या होता है, रॉड से परपेंडिकुलर तो साइन वाला फॉर्मूला जाएगा, रॉड से पैरेलल फील्ड कैसे लगी तो कॉस वाला फॉर्मूला जाएगा, डायरेक्टली सीधा इसको याद कर लेना है। फिर कॉमन सेंस से हमें सीखना है कि कई बार क्या होगा, ये जो बोल रहा है कि इसकी वजह से जो फील्ड लगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, तो इसकी वजह से भी एक ऐसा कंपोनेंट होगा तो एक इधर एक इधर। तो जब एंगल सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट पैरेलल वाले निकल जाएंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल बचेंगे। पर कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि वर्टिकल तो कुछ बचेगा पर पैरेलल कंपोनेंट भी कुछ बचेगा। समझ में आ रहा है कैसे, बिकॉज यहाँ पे इतना पोर्शन ऑफ चार्ज ज़्यादा है, अगर दोनों 30 डिग्री ले लूँ तो कैंसिल हो जाएंगे पैरेलल कंपोनेंट, ओनली वर्टिकल बचेंगे। ये सब हमें सीखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। ये पूरा इंटीग्रेशन जिसको समझ में नहीं आया बाद में आके समझ लेना एक बार। इसको समझने से क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन में और पावरफुल होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा।
बिकॉज हमने कौन सा इंटीग्रेशन किया है, एक्स पे जाके dx को तोड़ा है, एंगल पे जाके छोटे एंगल को तोड़ा है, इसमें दोनों कंबाइंड थे। ये करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं था, गुजरात बोर्ड की जब बुक थी तब भी इसको कराते नहीं थे, सीधा लास्ट 2 फॉर्मूला देते थे। पर इसका फॉर्मूला आप इंटीग्रेट करके लाओगे तो ये एक चीज़ और नई सीखने को मिली कि भाई ऐसे भी डी सेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसको नॉर्मल रूट करके करते तो नॉर्मली आ जाता, पर ये हमको सीखना था इसलिए उसको ऐसा किया। समझ में आ रहा है? इतना टफ नहीं है जितना लग रहा है, पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा, उसमें रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा है कि हमने ये सीखा हुआ है अप्लाई करो, ये सीखा हुआ है अप्लाई करो। तो इससे क्या होता है, जो सीखा हुआ है आपको याद चाहे ना हो अभी के इस लेक्चर के टाइम पे, लेकिन आपको वो रिवाइज करने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है? बस तो ठीक है, वी विल कंक्लूड इट हियर।